नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में। अपना आज का जो टॉपिक रहेगा, पिछला जो टॉपिक था मौसम विज्ञान, उसी का अगला पार्ट यानी पार्ट सेकंड, मौसम विज्ञान पार्ट सेकंड। कल अपन ने बात की थी मौसम से संबंधित, जलवायु से संबंधित, मानसून से संबंधित, फिर मानसून की शाखाएं पढ़ी थी अपन ने। इसके बाद अगले टॉपिक की अपन बात करें तो आपके अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौसम पूर्वानुमान। क्या रहेगा? मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्टिंग। क्या कहेंगे? वेदर फोरकास्टिंग। होता क्या है मौसम पूर्वानुमान? यानी मौसम से संबंधित भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी क्या कहलाएगी? मौसम पूर्वानुमान। ये आज टेक्निकल जमाना है तो वैसे पता चलने लग गया। पहले के जमाने में जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी मौसम से संबंधित भविष्यवाणियां किया करते थे। जैसे आज अपन यदि अपने बुजुर्गों की बात करें तो वो यूं नहीं कहते क्या कि इस साल तो खेजड़ी का सांगरा खूब लग गया है, जमानु खूब उसी नहीं बे। मतलब आपने जगह बुजुर्ग है बे तो ये तरीका का है कि जकिया एक जानवर को ना टिटोड़ी बिन देख रही है कह देवा अब का अंडा ऊपर दिया है जना बाजरो बतो तो बड़ो सिर जे अंडा नीचे दे दिया मतलब बाजरो वही को नहीं। तो दैट्स कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। ये क्या है? मौसम पूर्वानुमान या मौसम से संबंधित भविष्यवाणी। यदि मैं बात करूं तो जैसे पहले के जमाने में जो भविष्यवाणी हुआ करती थी उसमें यदि अपन कहें तो पहले कुछ कहावतें प्रचलित थी, जैसे कि चिड़ी नहावे धूर, अंडा ले चिमटी चढ़े तो बारिश भरपूर, या कल से का पानी गर्म हो जाए। क्या कहेंगे? कल से पानी हो गर्म, कल से पानी हो गर्म, चिड़ी नहावे धूर। अंडा ले चिमटी चढ़े, चिमटी यानी चींटी, चिमटी चढ़े तो बारिश भरपूर। ये मौसम पूर्वानुमान ही था। कल से पानी हो गर्म यानी घड़े या जो मटका अपने होता है उसमें पानी गर्म हो जाए। चिड़ी नहावे धूर यानी चिड़िया धूल से स्नान करने लग जाए। अंडा ले चिमटी चढ़े, चींटियां जो है वो अंडे लेके निकलती है तो बारिश भरपूर यानी बारिश होने की पूरी संभावना है। ये क्या है? वेदर फोरकास्टिंग है, मौसम पूर्वानुमान है। तो यदि अपन बात करें मौसम विज्ञान में मौसम पूर्वानुमान की, तो मौसम पूर्वानुमान को या मौसम की भविष्यवाणी को 3 भागों में बांटा गया है। वेदर फोरकास्टिंग जो है इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब सबसे पहला जो है वो है अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान। अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान। ध्यान देना दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। ये लगभग 24 आवर्स के लिए तो जारी किया जाता है, 24 घंटे के लिए जारी किया जाता है। तो आने वाले 24 घंटे में कितनी क्या बारिश होगी, कैसी हवा की दिशा रहेगी, कैसी हवा की गति रहेगी, आंधी तूफान जो है उनका क्या रोल रहेगा, लगभग 24 घंटे के लिए जारी किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो स्थानीय मौसम विभाग द्वारा। क्या कह सकते हैं कि यह स्थानीय मौसम विभाग या
कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जारी किया जाता है, केवी के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्थानीय मौसम विभाग या फिर स्थानीय मौसम विभाग या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है। कितने समय के लिए जारी किया जाता है? तो 1 दिन या 24 घंटे के लिए जारी किया जाता है। दूसरा है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, ये जो है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान जो है वो कितने दिन के लिए जारी किया जाता है? तो ये दोस्तों 3 से 10 दिन के लिए जारी किया जाता है। कितने दिन के लिए? 3 से 10 दिन के लिए। ये 2017 जेट में पूछा जा चुका है। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने समय के लिए जारी किया जाता है? तो कितने समय के लिए? 3 से 10 दिन के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा? मौसम विभाग नोएडा द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? मौसम विभाग नोएडा द्वारा जारी किया जाता है। और कितने समय के लिए? तो 3 से 10 दिन, यानी आगामी जो 3 से लेकर 10 दिन तक का समय है उसमें मानसून कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, हवा की गति कैसी रहेगी, हवा की दिशा कैसी रहेगी, आंधी तूफान जो है वो कैसे रहेंगे, इन सब की भविष्यवाणी जो है वो क्या कहलाती है? मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कहलाती है। और फिर तीसरा आता है दीर्घ अवधि या लंबे समय के लिए। क्या कहलाएगी? दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। और इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि ये 1 वर्ष या 1 ऋतु के लिए जारी किया जाता है। यानी जो कोई भी फसलें अपन बोएंगे उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी की होती है कि ये 1 वर्ष या 1 ऋतु के लिए जारी किया जाता है। एक वर्ष या 1 ऋतु के लिए जारी किया जाता है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कल अपन ने पढ़ा था आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कहां है ये? पुणे महाराष्ट्र। कल अपन ने पढ़ा था कब हुई थी कि इसकी स्थापना 1875 में। तो ये आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान जो है वो 1 वर्ष या 1 ऋतु के लिए जारी किया जाता है। और किसके द्वारा? आईएमडी पुणे द्वारा। तो ये आपके मौसम पूर्वानुमान हो गया। अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान ये लगभग 24 घंटे के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से 10 दिन के लिए जारी किया जाता है। और फिर दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान 1 वर्ष या 1 ऋतु के लिए जारी किया जाता है। यदि अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो स्थानीय मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाता है या कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जारी किया जाता है। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग नोएडा के द्वारा जारी किया जाता है। और यदि दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह आपका मौसम पूर्वानुमान था। इसके बाद अपन बात करें बारिश की, वर्षा की। तो सबसे पहले यदि मैं सिंपल सी बात करूं कि वर्षा किसे कहते हैं, तो जानते सब हैं कि वर्षा क्या है, लेकिन क्या कोई बता सकता है वर्षा कहते हैं किसे? सर वर्षा भाई जो पानी की बूंदा है बन वर्षा की। तो पानी की बूंदे कई प्रकार की होती। अब इन कोई बड़ी चीज को नहीं, पानी की बूंदा कई प्रकार की हो, लेकिन फिर भी कौन कौन सा प्रकार की हो? तो यदि अपन परिभाषा की बात करें तो सीधे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि जब 0.5 mm से 4 mm आकार की पानी की बूंदें
पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो इसे क्या कह देंगे, वर्षा कह देंगे, बारिश कहेंगे। यानी कि गुरुजी 5 mm ले 4 mm तक की पानी की बूंदा है वह यदि पृथ्वी की सतह पर गिरे तो बन आप कहीं के वहां बारिश के वहां या वर्षा के वहां। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, रेनी डे से तात्पर्य है या वर्षा का दिन किसे कहते हैं, रेनी डे या वर्षा का दिन किसे कहते हैं। तो रेनी डे या वर्षा का दिन, तो अपन क्या कह सकते हैं कि जिस दिन 2.5 mm या इससे अधिक वर्षा होती है, जिस दिन 2.5 mm या इससे अधिक वर्षा होती है उस दिन को वर्षा का दिन कहते हैं, रेनी डे कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा का दिन कहते हैं। क्लियर। अब यहां से आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, किससे, रेन से, वर्षा से। तो वर्षा से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए 3 लाइनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, विश्व की वार्षिक वर्षा कितनी है, भारत की वार्षिक वर्षा कितनी है, राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है। तो तीनों का आपको यहां ध्यान रखना होगा कि विश्व की कुल वार्षिक वर्षा, विश्व की कुल वार्षिक वर्षा कितनी है, 1000 mm, या अपन क्या कह सकते हैं, सेंटीमीटर में जब बात करें तो 100 सेंटीमीटर। विश्व की कुल वार्षिक वर्षा कितनी है, 1000 mm या 100 सेंटीमीटर। यदि बात करें भारत की, तो भारत की कुल वार्षिक वर्षा कितनी है, हाँ ध्यान रखना, विश्व की जो वार्षिक वर्षा है उससे भारत की वार्षिक वर्षा ज्यादा है, 1190 mm, या अपन क्या कह सकते हैं 119 सेंटीमीटर। ये बहुत सी बार 120 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये भारत की हो गई कितनी, 1190 mm या 119 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 120 सेंटीमीटर 119 सेंटीमीटर, इसके अप्रोक्स और कोई भी आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं। तीसरी आती है राजस्थान की वार्षिक वर्षा, राजस्थान की कुल वार्षिक वर्षा। तो राजस्थान की कुल वार्षिक वर्षा सबसे कम है और यह है 575 mm। ये बहुत बार पूछी गई है, या अपन क्या कह सकते हैं 57.5 सेंटीमीटर, इसको मोस्ट कर लेना। सबसे ज्यादा पूछी गई है, राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत है। किसी भी एग्जाम में आपके पटवार, राजस्थान पुलिस, सुपरवाइजर, जेट, बीएचयू, आईसीआर, बीएचयू और आईसीआर में मोस्टली इन दो पे कॉन्सेंट्रेट होगा, जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इस पे कॉन्सेंट्रेट होगा। क्लियर। तो ये आपके विश्व की, भारत की और राजस्थान की, इन 3 लाइनों में से एक क्वेश्चन हर दूसरे साल रिपीट होता है। इसके बाद यदि अपन बात करें वर्षा से संबंधित और आपको कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, वर्षा के मापन के बारे में जब पूछा जाता है तो उपकरण पूछे जा सकते हैं, वो अपन पढ़ेंगे मौसम वेधशाला से। अभी अपन इसी में आगे पढ़ेंगे मौसम वेधशाला से संबंधित प्रमुख उपकरण। उससे पहले अपन पढ़ेंगे एक बार वायुमंडल की, वायुमंडल जो है ये क्या है। तो यदि अपन वायुमंडल की बात करें, कहते किसे है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है क्या, वायुमंडल। तो ये अपन 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है इसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल परिभाषा आपको बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी। मोस्टली इसमें जब पूछा जाता है तो वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा,
या फिर वायुमंडल की जो गैसें हैं उनका संगठन पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस जो है वो कितने परसेंट है। तो यदि अपन बात करें वायुमंडल की, तो सबसे पहली जो परत है वो आती है सौभमंडल। सौभमंडल क्या कहेंगे, सौभमंडल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो है इसकी ऊंचाई होती है समुद्र तल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। समुद्र तल से हमेशा किसी भी स्थान की ऊंचाई जो नापी जाती है वो कहां से नापी जाती है, समुद्र तल से। और ध्यान रखना, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी स्थान की ऊंचाई लिखी होती है, किसी भी स्थान का एल्टीट्यूड, किसी भी स्थान का एल्टीट्यूड लिखा होता है, तो किसी भी स्थान का एल्टीट्यूड उसके नजदीकी रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है। कहां लिखा होता है, नजदीकी रेलवे स्टेशन पे। तो समुद्र तल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी परत पाई जाती है, सौभमंडल पाई जाती है। अब देखो सौभमंडल में होता क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। और ये किस हिसाब से आती है, क्या कह सकते हैं, ऊंचाई के साथ प्रति किलोमीटर तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। और इसे क्या कहते हैं, हावांश दर। क्या कहते हैं, हावांश दर या लैप्स रेट। क्या कहेंगे, हावांश दर या लैप्स रेट कहते हैं। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके मौसम से संबंधित घटनाएं वायुमंडल की कौन सी परत में घटित होती है। मौसम से संबंधित घटनाओं का मतलब जैसे आपके बिजली का चमकना या बिजली की गड़गड़ाहट, वर्षा का होना, आंधी तूफान, तो ये मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं वायुमंडल की इसी परत में घटित होती है। कौन सी में, सौभमंडल में, ट्रोपोस्फेयर में, इसी परत में घटित। इसको ध्यान रखना, मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं वो वायुमंडल की कौन सी परत में घटित होती है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये भी ट्रोपोस्फेयर, ध्यान रखना, सौभमंडल लिखा हुआ नहीं आता, सीधा लिखते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर आपके ध्यान में रहना चाहिए कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा, मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो सारी इसी में घटित होगी। इसके बाद दूसरी जो परत है वो आती है आपके समताप मंडल। कौन सी, समताप मंडल। समताप नाम से पता चल रहा है आपको कि वायुमंडल की ये जो परत है इसमें तापमान जो है वो लगभग समान रहता है। क्या कहेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, क्या कहेंगे, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है नाम से पता चल रहा है अपने को, सबसे पहले अपन क्या कह देंगे, वायुमंडल की इस परत का या वायुमंडल की
इस परत में तापमान समान रहता है, लेकिन ध्यान रखना ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। इसमें इससे ऊपर जैसे ही अपन जाएंगे तो ऊंचाई के साथ साथ क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। उसमें क्या हो रहा था, सौरमंडल में तापमान कम से कम 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान गिरता है और वो लेफ्ट साइड कहलाती है। सौरमंडल में, समताप मंडल में क्या होगा, ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ेगा, लेकिन यदि इस परत की बात करें तो इसका ताप क्या रहता है, समान रहता है। अब आपके जो भी हवाई उड़ानें हैं, हवाई उड़ानें इसी परत में उड़ान भरती है, यानी आपके जो भी ये वायुयान वगैरह है वो किस में उड़ते हैं, तो कौन सी में, समताप मंडल में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में एक इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, तो समताप मंडल की ऊंचाई आपकी क्या होगी, 18 किलोमीटर तक। तो क्या सौरमंडल 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी परत होगी, समताप मंडल। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 18 से 50 किलोमीटर। इसके बाद सौरमंडल, समताप मंडल, इसके बाद तीसरा आता है मध्य मंडल। क्या कह देंगे, मीजोस्फेयर। क्या कह देंगे मध्य मंडल को, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर या मध्य मंडल। अब 50 किलोमीटर आपके जो है, इससे लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की जो परत है, क्या कह देंगे, 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल कहलाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखना इसको। इसके नीचे के पार्ट में और समताप मंडल के ऊपरी पार्ट में एक परत पाई जाती है, कौन सी गैस की, ओजोन गैस की। किसकी, ओजोन गैस की। और इसी को अपन ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन गैस पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, ओजोन मंडल। किसके, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है, उसे कभी कभी अपन ओजोन मंडल का नाम भी दे देते हैं। बीएससी आपके जो वायुमंडल की परतें हैं, इसमें अपन ओजोन मंडल को शामिल नहीं करते, लेकिन बीच में एक पार्ट पाया जाता है ओजोन गैस का, जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। यदि मध्य मंडल के बाद अपन बात करें तो लास्ट आता है अपने ताप मंडल या आयन मंडल। क्या कह देंगे, थर्मोस्फेयर, ताप मंडल या आयनोस्फेयर, आयन मंडल। ताप मंडल या आयन मंडल। चौथा ताप मंडल या आयन मंडल। थर्मोस्फेयर। अब अपन ने बात की थी कि 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है वो क्या कहलाती है, मध्य मंडल कहलाती है। तो 80 किलोमीटर से लेके ऊपर 1600 किलोमीटर तक जहां तक वायुमंडल माना जाता है, 80 से लेके 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या कहलाता है, आयन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन मंडल कहलाता है, 80 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब देखो, इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो उपग्रह इत्यादि जो छोड़े जाते हैं, उपग्रह इत्यादि, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद कर देता है। उपग्रह इत्यादि इसी परत में छोड़े जाते हैं। उपग्रह इत्यादि
इसी परत में छोड़े जाते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, रेडियो तरंगे कौन सी परत से परावर्तित होती है? तो रेडियो तरंगे कौन सी परत से परावर्तित होती है? आयनमंडल से या थर्मोस्फेयर से। आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, आयनमंडल या ताप मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। ये आपके क्या है, वायुमंडल की जो परतें हैं मोस्टली 4 वो। अब यदि अपन इनके बाद बात करें तो वायुमंडल का जो गैसीय संगठन है वो मोस्टली, और 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2011 सुपरवाइजर में भी पूछा गया था आपके। एक तो एल्टीट्यूड का यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी स्थान की ऊंचाई लिखी होती है, तो किसी भी स्थान की ऊंचाई कहां लिखी होती है? उसके नजदीकी रेलवे स्टेशन पे। यदि अपन बात करें वायुमंडल के गैसीय संगठन की, तो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वायुमंडल की तीसरी प्रमुख गैस है। और अपन क्या ध्यान रखते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और तुरंत अपना आंसर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि वायुमंडल की तीसरी प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होके कौन सी है? आर्गन। तो अपने को ध्यान रखना है कि वायुमंडल की पहली प्रमुख गैस है नाइट्रोजन। ठीक है। दूसरी प्रमुख गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तीसरी अभी बात की थी अपन ने, कौन सी है? ऑर्गन। चौथी प्रमुख गैस है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी सबसे ज्यादा पूछी गई है। यदि अपन नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में ये लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78.08। कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78.08। यदि अपन बात करें ऑक्सीजन की तो 20.95 या 21% भी लिखा हुआ था बहुत सी जगह। 20.95 या 21%। कितने प्रतिशत? 20.95 या 21%। अब आता है ऑर्गन। ऑर्गन 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, 0.03%, या अपन क्या कह सकते हैं? 300 ppm। ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। 0.3% या 300 ppm। मोस्टली यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, जब कभी भी गैसीय संगठन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नाइट्रोजन मात्रा 78.08, फिर ऑक्सीजन लगभग 21%, ऑर्गन तीसरी प्रमुख गैस है 0.93%, और फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो 300 ppm या 0.03% है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो अपन ने बात की थी कि अपने 2 चीजें इसमें मोस्टली है। एक तो समान स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, कंटूर लाइंस जिसे बोलते हैं। इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, और सबसे ज्यादा जो पूछी गई है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, तो बहुत बार पूछी जा चुकी। मतलब आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले जो है शायद उसी को जानते हैं। आज तक जब भी पूछी गई है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। तो कंटूर लाइंस की यदि अपन बात करें, समान स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। ध्यान रखना, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? आइसोहाइट सबसे ज्यादा पूछी गई है। हाइट यहां ऊंचाई से मतलब नहीं है। ध्यान रखना, आइसोहाइट अपन यूं सोच लेंगे समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, नहीं, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। समान वर्षा वाले
स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। समान वर्षा वाले यानी दो स्थानों की बारिश यदि समान है, आज कहीं पे ये समझो कि 200 mm बारिश हुई है और दूसरी सेम जयपुर में 200 mm बारिश हुई है, तो इन दोनों स्थानों को एक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे अपन, आइसोहाइट। इसी प्रकार आइसोथर्म क्या कहेंगे, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। इसके बाद आइसोबात। आइसोबात यहां पे होगी समान जल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। ठीक है, आइसोबात क्या हो जाएगी, समान जल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। इसके बाद में नंबर 4 आता है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन में वही बताऊंगा जो सबसे ज्यादा आज तक पूछी गई है। आइसोहेलाइन का मतलब समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे अपन, आइसोहेलाइन। अब देखो एक और जो सबसे ज्यादा पूछी गई है, समान वायुगति। पंखा बहुत कम चल रहा है। समान वायुगति वाले स्थानों को तो क्या कह देंगे अपन, इसे आइसोटेक। क्या कहेंगे, आइसोटेक। समान वायु गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोटेक हो जाएगी। इसके बाद में आइसोबार। मोस्टली 6 ही पूछ जाती है आपको। आइसोबार यानी समान वायु दाब वाले स्थानों को, समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी, आइसोबार। मोस्टली ये आपके जो कंटूर लाइंस है उनमें से यही 6 आपको पूछी जाती है। सबसे ज्यादा पूछी गई जो है वो है आइसोहाइट। इसके बाद यदि अपन बात करें तो आता है आपके मौसम वेधशाला से संबंधित प्रमुख उपकरण। और मौसम वेधशाला से संबंधित प्रमुख उपकरण में सबसे पहले अपन ने बात की थी बारिश की, तो अपन सबसे पहले बात करें किससे, रेन गेज से ही बात करें। रेन गेज क्या कहेंगे, आपको हिंदी में नाम पता चलते ही पता चल जाएगा तुरंत, क्योंकि रेन गेज को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्षा मापी। मौसम वेधशाला के प्रमुख उपकरण, यानी आपके जो मौसम वेधशाला बनाई जाती है उसमें कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं। तो सबसे पहले आता है रेन गेज। क्या काम में आता है, तो अपन इसका काम लिखेंगे यहां वर्षा के मापन में। वर्षा के मापन में क्या कह देंगे, रेन गेज को क्या कहेंगे, वर्षा मापी कहेंगे। रेन गेज को क्या कहेंगे, वर्षा मापी। इसके बाद में बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या करते हैं, तो वायु के दाब मापन में क्या काम में आता है, वायु के
दाब मापन में। फिर तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कौन सा, एनीमोमीटर। क्या सबसे ज्यादा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, और ये एनीमोमीटर किस काम में आता है दोस्तों, वायु की गति मापन में। किस काम में आता है, वायु की गति मापन में। इसके बाद हाइग्रोमीटर, क्या काम में आएगा, आपेक्षिक आर्द्रता। किसमें, हाइग्रोमीटर किसमें काम में आएगा, आपेक्षिक आर्द्रता मापन में। फिर आता है आपके लाइसीमीटर। क्या, लाइसीमीटर। और लाइसीमीटर जो है वो किसमें आएगा, वाष्पोत्सर्जन मापन में। वाष्पोत्सर्जन मापन में। लाइसीमीटर किस काम में आता है, वाष्पोत्सर्जन मापन में। फिर यदि अपन बात करें मृदा का आपेक्षिक घनत्व, मृदा का आपेक्षिक घनत्व, तो मृदा का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है पिक्नोमीटर से। क्या हो जाएगा, पिक्नोमीटर। मृदा का आपेक्षिक घनत्व मापन में मोस्टली यही है। इसके अलावा यदि आप प्लेनीमीटर, पति की सतह का क्षेत्रफल मापने में, और एक और है, हाँ विंड वेन, ये बहुत बार पूछा गया है। विंड वेन क्या, वायु की दिशा मापन में। वायु की दिशा मापन में। ठीक है, पिक्नोमीटर हो गया। यदि लिखना चाहो प्लेनीमीटर तो प्लेनीमीटर लिख लो, पति की सतह का क्षेत्रफल मापन में। प्लेनीमीटर पति की सतह का क्षेत्रफल मापन में। क्लियर। तो मोस्टली आपके जो मेट्रोलॉजी है इसमें यही है। इसके अलावा आपके एक टॉपिक बचा है, और वो क्या बचा है, सस्य जलवायु खंड। मिटा दो ना इसको, सस्य जलवायु खंड। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो है वो खुद मतलब आधे पौन घंटे का टॉपिक है, तो वो अपन एक नए वीडियो में ही देखेंगे। आपके ये एक महीने में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट का जो भी सिलेबस है कोशिश करूंगा कि मैं कंप्लीट करवा दूं। आप इसे उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है इस पे देख सकते हैं। थैंक यू।